तो मैं तो उसको एक मैजिकल डॉक्यूमेंट की तरह मानती हूँ कि अगर एक देशभक्त की कोई धर्म की किताब होनी चाहिए तो हमारा संविधान है। शादी के बाद ही राजनीति में मैंने एंटर किया है। वैसे मेरा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी। क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई आपको इनेलो प्लस बसपा गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया? तो जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं जो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रही हूँ और बहुत से धरनों पे जाना हुआ था मेरा। शिक्षा जो है महिलाओं को कितनी और मजबूती देने का काम करती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा भली बात इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि आप एक महिला भी हैं। कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं और म्हारा हरियाणा लंदन से कम नहीं। कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स जिन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम्स इंडिया पे हमले करे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी ना किसी खास शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज की जो हमारी खास शख्सियत है वो एक महिला हैं और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने हज़ारों महिलाओं की ज़िंदगी संवारने का काम किया है और दिन रात जो है महिलाओं की बुलंद आवाज़ के लिए वो लड़ाई लड़ती रहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संजना सातरोड़ जी। मैम बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपको। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ पर आप पली बड़ी और आपकी शादी के बाद आपने क्या कुछ चेंजेस देखे अपनी लाइफ में? मेरी स्कूली शिक्षा और मेरा जो पैतृक जीवन है वो दिल्ली में रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। उसके बाद दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी BBA LLB की पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए लंदन गई थी। वहाँ क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने अपनी LLM की शिक्षा प्राप्त करी और जैसे ही मैं वापस आई कोरोना काल शुरू हो चुका था और उसी साल 2020 में मेरी शादी हुई जो कि हिसार में हुई है। और उसके बाद से मेरा जीवन हमेशा से ही समाज हित, देश हित या पब्लिक वेलफेयर के कामों में रहा है। तो मैम आपके जो सामाजिक सफ़र और राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत हुई, पहली बार आप किसी कार्यक्रम के दौरान आपकी शुरुआत हुई थी या फिर आपने अपने घर से ही जो है कभी फैमिली में चर्चा हुई कि भाई अब संजना जी आपको सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई जो है लड़नी चाहिए? कैसे शुरुआत हुई? बचपन से ही मेरे जो फादर हैं मैंने उनको देखा है कि वो समाज हित के बहुत कार्य करते हैं। वैसे उनके एजुकेशन वो IIT से उन्होंने MTech कर रखी है, लेकिन जब उनको दिखता है कि जो लोग वंचित हैं, अपने हकों की आवाज़ नहीं उठा सकते, इसीलिए उन्होंने DU से LLB करी ताकि लॉ एक माध्यम है जहां हम लोगों तक उनके हक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। वही मेरे प्रेरणा स्रोत बने और मेरा हमेशा से हमारे देश की जो हिस्ट्री है उसमें रुचि रही है और जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो चैप्टर लगा लो, क्योंकि हम तो उधर थे नहीं, लेकिन वो उसको मैं महसूस करती हूँ कि कैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाई, किस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करी, किस तरीके से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हक अधिकार लिखे और कितना वास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कितनी हर एक चीज़ उसमें कितनी बारीकी से लिखी गई है। वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ है जो वक्त के साथ उसकी इंटरप्रिटेशन बदल सकती है। तो मैं तो उसको एक मैजिकल डॉक्यूमेंट की तरह मानती हूँ कि अगर एक देशभक्त की कोई धर्म की किताब होनी चाहिए तो हमारा संविधान है। तो हमेशा से मेरी रुचि इसी चीज़ में रही है, देश हित की, मतलब मैं अपने आप को देशभक्त मानती हूँ। तो देशभक्ति अगर हम करना चाहते हैं तो वो किससे होगी? देशवासियों की सेवा से, और सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। और इसी के लिए मैंने लॉ की पढ़ाई करी और लॉ के माध्यम से जनहित याचिकाएं लगा के लोगों तक उनके हक पहुँचाए। ऐसा अभी तक कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने जनहित का जिसमें मैंने याचिका ना लगाई हो, बेशक वो बिजली का हो, पानी का हो, ये सड़कों का, सीवरेज का, एनवायरनमेंट का। तो हर एक ऐसी जो चीज़ें हैं जो लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं उसमें मैंने काम किया है। बिल्कुल। जब मेरी इधर शादी हुई
तो मेरे जो ससुराल पक्ष वाले हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने ये चीज़ पहचानी कि मेरा जो जीवन का मकसद है वो समाज सेवा है। तो जो ये राजनीतिक मंच है ये देने वाले वो ही हैं। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को यही काम करना है तो ये सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे लोग वंचित हैं। बेसिकली जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होनी हैं जिससे लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों का जो जीवन है वो सरल हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करने का जो राइट वे है, सही रास्ता है, वो है राजनीति। अगर हम राजनीतिक माध्यम से ये सारे काम करते हैं तो वो जल्द से जल्द इफ़ेक्टिवली हो सकते हैं और लोगों तक उनकी ये जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकती हैं। इसीलिए शादी के बाद ही राजनीति में मैंने एंटर किया है। वैसे मेरा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति में झूठ होता है, फरेब होता है, लोगों को ठगा जाता है, पैसे खाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने कभी राजनीति में आने का नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं राजनीति में आई तो मैंने ये निर्णय ज़रूर लिया था कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी, राजनीतिक गंदगी का हिस्सा नहीं बनूँगी। अगर मेरे को राजनीति में आना है तो मेरे जो उसूल हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, उन पर अटल रहूँगी। बिल्कुल मैम, आप 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, बरवाला से आप इनेलो बसपा गठबंधन पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रही। उससे पहले आप एक निर्दलीय या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में थी, मेहनत कर रही थी। तो ऐसा क्या वो पल था या क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई आपको इनेलो प्लस बसपा गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया? तो जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं जो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रही हूँ और बहुत से धरनों पे जाना हुआ था मेरा। जैसे टीचर्स का धरना था, मज़दूरों का धरना था, ये तलवंडी राणा की जो रोड है उसके लिए हमने धरना किया था, दूरदर्शन का धरना था। तो मतलब अनेकों धरनों पे जाना हो गया था। तो एक ऐसे ही धरने पे मैंने निश्चय किया था कि अब मुझे आवाज़ उठानी नहीं है, आवाज़ सुननी है। इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया था। और इलेक्शन किस पार्टी से लड़ना है ये मैंने नहीं सोचा था, ये पक्का था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, ये आश्वासन दिया कि बेटी तू जिस भी पार्टी से हो ना हो, हम तेरे साथ हैं। तो इसीलिए मैं एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह, बेसिकली एक जन सेवक की तरह तैयारी कर रही थी और आज भी मैं एक जन सेवक की तरह ही लोगों के बीच में रहती हूँ। वहीं जब लास्ट डे नॉमिनेशन का था, हम 3 पीढ़ियों से INLD पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके मायके वाले या आपके ससुराल वाले? नहीं, दिल्ली में तो INLD है ही नहीं। तो नहीं, वैसे जो ससुराल कि भाई कोई राजनीतिक रिश्ते हो, जैसे होता है ना परिवार में। अब आप जैसे इनेलो से हो तो आपके बीजेपी के कोई नेता है या फिर कोई कांग्रेस के नेता, उनके साथ आपके पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं। राजनीतिक रिश्ते में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो इनेलो के होके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो इस तरीके से मतलब आपके ससुराल वालों का ही था, आपके मायके से कोई रिलेशन नहीं था इनेलो के साथ? नहीं, क्योंकि दिल्ली में इनेलो का इतना वो नहीं है, क्योंकि स्टेट पार्टी है। और मेरे ससुराल पक्ष में 3 पीढ़ियों से INLD के साथ ही उनका जुड़ाव रहा है। तो जब उनकी तरफ से ऑफ़र आया तो हमें लगा कि निर्दलीय से अच्छा है कि एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी अगर हमें इतना ऑनर दे रही है कि आप हमारी पार्टी से लड़ो, तो हमने वो एक्सेप्ट किया। अच्छा, मतलब आपका ये कोई मोटो नहीं था कि भाई आपने किसी को अप्रोच नहीं किया, किसी पार्टी को या किसी नेता को, कि आप हमें आपकी पार्टी की टिकट दिलवाओ या आप हमें सपोर्ट करो? आपके पास खुद ऑफर आए? हाँ, INLD BSP का ऑफ़र हमारे पास खुद आया था। इनसे अलग किसी और पार्टी का भी ऑफ़र आया था आपके पास? नहीं, इसके अलावा हमारे पास आम आदमी पार्टी का ऑफ़र आया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हरियाणा में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और पार्टी होना ना होना सिर्फ एक, अगर मैं आपके माध्यम से बताऊं तो पार्टीज़ जो हैं वो सरकार बनाने का काम तो करती हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होता है जिसको हम चुनते हैं
चुनाव जब हो रहा है, मान लो बरवाला का चुनाव है, उसमें जो कैंडिडेट को हम जिता रहे हैं वो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे बरवाला क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं लोगों को, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या क्या सुख सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उन तक कैसे पहुंचेंगी। तो इर्रिस्पेक्टिव एक कैंडिडेट किस पार्टी से है, अगर वो जीतता है तो उसके पास वो पावर आती है कि वो लोगों के काम करवा सके। तो फिर पार्टी चूज़ करना, मैंने कौन सी चूज़ करी, मुझे किसने चूज़ किया, वो सब मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा सोल फोकस जो था वो इस बात पर था कि मुझे लोगों तक उनके हक पहुंचाने हैं, और राजनीतिक मंच से बढ़िया और कोई माध्यम नहीं है जल्द से जल्द काम करवाने का। बिल्कुल। अच्छा संजना जी, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या जो एक ऐसा इंसिडेंट आपको हमेशा के लिए याद रहे? आप इलेक्शन प्रोग्राम करती थी, गांव दर गांव जाती थी, तो कोई ऐसा मोमेंट आपको मतलब हिट कर गया हो कि भाई ये चीज़ तो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, तो है ऐसा कोई मोमेंट आपका उस टाइम का दौरान का? इलेक्शन के दौरान तो सब कुछ इतना, क्योंकि मैंने ये नहीं था कि इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तब मैं मैदान में गई। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, इलेक्शन में सिर्फ ये हो गया था, चेहरा सिर्फ मेरा रह गया था, लेकिन मेहनत, उम्मीद और काम करने का जज्बा मेरी पूरी टीम, मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं, टीम संजना सातरोड का था। तो जब इलेक्शन रिज़ल्ट आए और मैंने सबको हताश देखा, तब मेरे इरादे और मजबूत हो गए, और वो मेरे लिए एक बहुत टचिंग मोमेंट है, और वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है मेरी लाइफ में। उस दिन मैंने बिल्कुल निर्णय ले लिया था कि हो सकता है इस बार मैंने कम मेहनत करी हो, आगे जाके इससे डबल ट्रिपल करूँगी, लेकिन उन लोगों के मुंह पे वो निराशा नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके इतनी उम्मीद से मेरा साथ दिया। और जब इलेक्शन रिजल्ट्स विपरीत आए तो फिर वो मुझे, उनकी आंखों में जो आंसू थे, जो बुज़ुर्ग लोग भी रो रहे थे, वो चीज़ मैंने महसूस करी, और वो उस प्यार के लिए, उस आशीर्वाद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं थी कि भाई एक नई महिला नेत्री मैदान में उतरी और सभी के पसीने छुटा दिए। आपके कानों तक ये बातें पहुंची थी? सुनने को मिला था आपको ये सब चीज़ें कि भाई फाइट दे रहे हैं हम लोग बड़ी अच्छी, और सब जगह चर्चा है कि भाई कहीं ना कहीं संजना जो है सीट निकाल सकती है? ऐसी बातें सुननी थी आपने? हाँ बिल्कुल सुनी थी, और बल्कि जो आईबी सर्वेज होते हैं और जो वैसे भी प्राइवेट सर्वेज होते हैं, उसमें भी सबके यही एस्टिमेट्स थे कि हम जीत रहे हैं। यहाँ तक कि जो चौधरी अभय चौटाला जिनकी एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुई थी कि बरवाला की सीट हमारी आ रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब और पूरे सब लोगों ने भी देखा था कि, और किसी कैंडिडेट के साथ इतनी भीड़, इतने ज़्यादा लोग कभी नहीं दिख रहे थे, और हमारे साथ दिन रात वो लोग उपस्थित थे। और स्पेशली महिलाओं का घर से निकलना एक बहुत बिग डील है, क्योंकि एक तो घर पे ताला लगाओ, बच्चों को देखना है, पशुओं को देखना है, और वो सब कुछ छोड़ के हमारे साथ थे। तो जब पूरी जनता हमारे साथ थी और फिर इलेक्शन रिजल्ट्स विपरीत आए, तो थोड़ा शॉकिंग तो था, लेकिन ये चीज़ हमने ज़रूर सुनी थी, और सबको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये इलेक्शन हम निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि कहाँ कमियां रही जिस वजह से आपने इलेक्शन लूज़ किया? हो सकता है कि यह मेरा पहला इलेक्शन था, मेरे परिवार का पहला इलेक्शन था। मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, वो युवा, महिलाएं, बुज़ुर्ग, वो सब मुझसे दिल से जुड़े हुए थे। हमने कभी भी कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया कि हम हेड्स को टारगेट करें, या हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान से जाके मिले। हम जिनसे भी मिले हैं, जिनसे भी हमारे रिलेशंस बने हैं, वो सारे लोग हमारे अपने थे, और बहुत ऑर्गेनिकली, जो बोलते हैं ना दिल से जो रिश्ते बनते हैं, उस तरीके से वो हमसे मिले और वही हमसे जुड़े। तो मेरा मानना है कि अभी कुछ ही साल हुए हैं मेरी शादी को, उसमें अगर मुझे 30,000 लोगों का प्यार मिल रहा है, तो अब तो 5 साल हैं, तो अब जब 30,000 लोग मैदान में उतरेंगे तो फिर वो गणित आप कर लीजिए, कहीं लाखों का हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सीधा डबल भी कर दें तो 3 लाख 6 लाख पहुंच जाएगा इतना आंकड़ा, क्या लगता है आपको? अभी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 1.5 लाख तो टोटली वोटर्स है, 1,75,000। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं रहते ना चर्चाएं।
अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बरवाला है, कोई आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, तो फिर उसकी चर्चा जो है बरवाला से बाहर आसपास के हलकों में भी पहुंचेगी, पूरे हिसार शहर में भी पहुंचेगी, तो लाख से 3 लाख पहुंचने में मुझे तो लगता नहीं कि कोई समय लगेगा ज़्यादा। अगर वो पैरामीटर्स हैं तो वो तो एंडलेस है। उसमें तो मुझे लगता है कि हाँ, इतना प्यार मुझे ऑल ओवर इंडिया भी और बाहर के देशों से भी जैसे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ तो है ही। और मुझसे एक इंटरव्यू में ही एक भाई ने पूछा था कि आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ बरवाला में क्यों? तो मैंने उनको भी क्लैरिफाई किया था कि बरवाला में नहीं, जब मैं दिल्ली में थी तब मैं दिल्ली के हित के काम करती थी, जनहित याचिकाओं के माध्यम से। यहाँ जो डोमेस्टिक बिल्स हैं, जो घरों के बिल होते हैं बिजली के, एक पार्टी आई, उसने बोला हमने कम कर दिए, और क्योंकि मैं पेटीएम के माध्यम से बिल पे करती थी, मुझे लगा इन्होंने तो बढ़ा दिए, ये कह रहे हैं कम कर दिए। इसके लिए अच्छी खासी 6 महीने से 1 साल तक की मेहनत लगी और याचिका डाल के मैंने वो बिल कम करवाए। तब तो मुझे पता भी नहीं था मेरी हिसार में शादी होनी है या मैं राजनीति में घुस रही हूँ। तो ये सोच बचपन से हो जाती है कि हमें जनहित के कार्य करने हैं, और पैरामीटर्स वहीं सेट होते हैं जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ के लोगों से आप डेली इंटरेक्ट कर रहे हो, जिनके सुख दुख आप सुन रहे हो, उनके लिए आप काम ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो, और वो अपने आप वो एक दायरा सेट हो जाता है। लेकिन मैं ये गारंटीड बोल सकती हूँ कि अगर मैं कभी किसी कारणवश मुझे बैंगलोर या केरला भी रहना पड़ा, यानी कि यहाँ से कई कोसों दूर, तो मैं वहाँ पर भी यही कार्य करूँगी। बिल्कुल। संजना जी, आप काफ़ी बड़े स्तर तक पढ़ी लिखी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और शिक्षा जो है महिलाओं को कितनी और मजबूती देने का काम करती है? क्योंकि आपसे ज़्यादा भली बात इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि आप एक महिला भी हैं और ऊंचे स्तर तक पढ़ाई भी जो है आपने की है। जी, तो ना सिर्फ महिलाओं के लिए, शिक्षा एक देश को सशक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का करने का तरीका पता हो, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो वो चीज़ अपने आप आसान हो जाती है। अब बहुत से जब महिलाओं की उत्पीड़न के केसेस आ रहे थे, तो बहुत सी इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा जा रहा था कि आपको लगता है कानून प्रणाली को और ज़्यादा काम करना चाहिए या और महिलाओं के हित के कानून बनने चाहिए? तो मैंने उनको भी कहा था, हमारी जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो महिलाओं के हित के कानून ही रखता है। विमेन आर एट अ ग्रेटर पेडेस्टल दैन मेन, मतलब उनके लिए ज़्यादा कानून है आदमियों से। तो हमारे हाथ में बेशक खाने की चीज़ है, लेकिन हम उसे खा नहीं पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो खाने की चीज़ है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारे पास कानून है, हमारे पास हक है, हमारे पास अधिकार है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ शिक्षा है, इसीलिए हम तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए आप जो कह रहे हो कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है। अगर ज़िंदा रहना है, पेट भरना है, तो शिक्षित होना ज़रूरी है। अब आप दिन रात काम करते हैं, जो मजदूर हैं उनको दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं, है ना? वहीं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अच्छी अपनी पढ़ाई करी है, वो एसी में बैठ के कई लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ जीने के लिए बल्कि डिग्निटी से जीने के लिए। कोई आपको हैरेस नहीं कर सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको ये पता रहेगा कि आपको आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और आपके लिए क्या पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो वो सब कैसे होगा? शिक्षा से। तो इसीलिए शिक्षा ना सिर्फ महिलाओं के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा इज़ द बेसिक नीड। संजना जी, आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो युवा महिलाएं हैं या जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स, यूथ है, जो वो आजकल सोशल मीडिया पे अर्धनग्न होकर जो है अपने वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ एक नेम, फेम और लाइक्स के लिए। क्या मानते हैं आप, ये कहाँ तक सही है भाई? क्योंकि अपने समाज में ये एक, आप कह सकते हो, परंपरा है कि भाई महिलाओं को
कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ही रखा जाता था, बड़े पुराने टाइम में जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे। और आज के टाइम में तो इतने छोटे छोटे कपड़े लड़कियां पहनती है जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, सिर्फ एक फॉलोअर्स के चक्कर में। लेकिन पहले के समय में दामन कुर्ती महिलाएं पहना करती थी, सूट सलवार, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ भाई शरीर ढका रहता है उन सब कपड़ों के अंदर। तो आप कैसे देखते हैं इन सबको कि भाई सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स और नेम के लिए इतना नीचे गिर जाना कहाँ तक सही है? तो हर एक चीज़ का एक समय होता है। मैंने पहले ये भी सुना था कि मैं एक उदाहरण के तरीके से बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में अगर कोई मूवी थिएटर में मूवी देखने जाता था तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था, या कोई गांव से निकल के किसी दूसरे शहर में चला जाता था तो उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अब अगर हम दूसरे देश में देखें तो महिलाओं का पहनावा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, लेकिन टाइम के हिसाब से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अभी हमारा जो देश है वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। भले ही जो लड़कियां वो कर रही हैं वो किसी भी चीज़ के लिए कर रही हों, उनको उससे कुछ भी लाभ हो रहा हो, उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैरेसमेंट सहनी पड़ती है। वहीं अगर एक टाइम आ जाए जहाँ पे लड़कों को लड़कियों को ऐसे ना देखा जाए, इनमें कोई डिस्पैरिटी है कि ये लड़का है लड़की है, इसने ये पहना है वो पहना है, कपड़े को कपड़े की तरह देखा जाए, लैंग्वेज को इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं, या हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह देखा जाए तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन हाँ, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो कोई कुछ भी कर रहा है वो कुछ सोच के करता है, तो मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन मेरा मानना है अपनी संस्कृति को, अपनी इज्जत को अपने हाथों में होता है, उसको बचा के रखना चाहिए। आजकल अगर किसी को टोक देते हैं ना संजना जी कपड़ों को लेके, और तो कहते हैं कि भाई आज का जमाना है ना जो मॉडर्न है, तो मॉडर्न जमाने के नाम पर कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ इस तरह का व्यवहार करना, भाई ये गलत नहीं लगता आपको कि भाई मॉडर्न कहने के नाम पे आप अपना शरीर किसी दूसरे को दिखा रहे हो, वो भी भरे समाज में? तो जैसा कि आपने कहा कि ये कहते हैं मॉडर्न ज़माना है, तो हो सकता है अभी मॉडर्न ज़माना ना आया हो। बोलते हैं ना टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो हो सकता है अभी वो मॉडर्निटी हमारे देश में नहीं आई जो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हों। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर मेरे से पूछा जाए तो फिर अभी हमारा देश इस मॉडर्नाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। जो कोई जो कुछ करता है, मैं कभी भी इस सही गलत में नहीं विश्वास रखती। मेरा यह मानना है या हमेशा बीच का रास्ता होता है। मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं संस्कारों में विश्वास रखती हूँ। मैं अपने पहरावे में अंग प्रदर्शन करना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई और कर रहा है तो मैं उसको टोकूंगी भी नहीं, वो उसकी इच्छा है। जो करना चाहता है, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कर सकते हैं। आप लंदन पढ़ाई करके वापस भारत लौटे, तो आपने लंदन के स्ट्रक्चर में मॉड्यूल में, चाहे वो शिक्षा का हो, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, चिकित्सा, किसी भी वर्ग का हो, वहाँ के मॉड्यूल में और इंडिया के मॉड्यूल में आपको क्या तो डिफरेंस लगा? और आप क्या मानती है कितना टाइम जो है इंडिया को वो मॉड्यूल जो आज के दिन लंदन में तैयार है, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर खड़ा करने में कितना समय इंडिया को लग जाएगा? आप ही के इंटरव्यू में मैंने एक बात कही थी कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं और म्हारा हरियाणा लंदन से कम नहीं। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लंदन में बेटर हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारा हरियाणा या हमारा इंडिया लंदन जैसा बने, क्योंकि उधर भी बहुत कमियां हैं जो हमारे देश में नहीं हैं। क्या कमियां लगी आपको वहाँ पे? जैसे भाईचारे की, अपनेपन की, एकता की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला जीवन जिया जाता है कि मैं जो करना चाहती हूँ या मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, हमारी वजह से हमारे परिवार को तो कुछ ठेस नहीं पहुँचेगी,
तो वो जो संस्कार हैं, वो जो अपनापन है, वो जो भाईचारा है, वो लंदन में मिसिंग है। वेयर एज कि अगर चिकित्सा की बात करें तो वहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है और सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ये नहीं कि अगर कोई पैसे वाला है तो फिर वो टॉप के डॉक्टर के पास जा सकता है और कोई गरीब है तो फिर उसको वो सही हेल्थ केयर ना मिले। उसी तरीके से एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कॉलेजेस हैं वो मतलब सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसा कोई नहीं कि किसी भी चीज़ से उनके सिटीजन्स वंचित रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो अडेप्ट करनी चाहिए। और एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है कि बेशक उनकी 100 साल पुराना अगर एक कोई अंगूठी भी हो तो उन्होंने उसको इतने अच्छे से म्यूज़ियम में सजा रखा है। और हमारे यहाँ पे इतनी हेरिटेज साइट्स हैं, इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इतना ज़्यादा रिच कल्चर है और हम उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो लोग करते हैं। तो हमारे पास तो इतनी पुरानी चीज़ें हमारे घरों में मिल जाएंगी लेकिन उसका कोई अहमियत नहीं है। तो वो अहमियत लाना हमारी जिम्मेदारी है। जब आपने इलेक्शन लड़ा, आप गांव में लोगों के बीच में गई, तो एक मुख्य समस्या आपको क्या सुनने को मिली जो हर गांव के व्यक्ति ने, हर गांव की महिला ने आपको बताई हो कि संजना जी आप बनने के बाद और काम करना या ना करना, लेकिन इस समस्या को ज़रूर दूर करना? क्या ऐसी समस्या लोगों ने कॉमन बताई? जो सबसे कॉमन समस्या थी वो थी कागज़ पत्री की समस्या। राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, फैमिली आईडी, मज़दूर कॉपी। तो ये जो बेसिक दस्तावेज़ हैं वो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें ला रहे हैं। अगर किसी एक राशन कार्ड में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए और दूसरे दस्तावेज़ में कुछ और स्पेलिंग हो तो उनका पूरी लाइफ ठप हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें यही नहीं पता कि भाई हम इसको ठीक कैसे कराएं, या अब हमारी पेंशन बंधनी है तो हम इसको कैसे बंधवाएं। तो ये जो है ये अब जैसे पॉलिसी बहुत बढ़िया है हमारे लिए, लेकिन अगर उसकी यूटिलिटी तो तभी है जब हमारे पास वो दस्तावेज़ होंगे। तो लोगों को नहीं पता और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने गांव से बाहर निकल के ये सारे काम करवाना। और मुझे ये भी सुनने में आया कि जो जहाँ पे ये जो सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। बेसिक चीज़ों के लिए उनसे 300-400 रुपये ले लिए जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको रियलाइज़ होगा कि ये हो रहा है। लोगों से उनके हकों से वो वंचित सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो इन दस्तावेज़ों में अटके हुए हैं। जब आप इलेक्शन लड़ रही थी या अभी आप जैसे इलेक्शन के बाद अभी आपकी फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में या तो मैं पढ़ रही होती हूँ या मैं वैसे फ्री टाइम बहुत रेयरली मिल पाता है क्योंकि मेरी जो कमिटमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। कभी कहीं पे किसी सुख दुख में जाना हो जाता है, कोई शादी है, कोई एनुअल डे है, किसी स्कूल में बुला रखा होता है या इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। नहीं तो हमारी ये जो एजेंसी है मारुति की, वहाँ पे बैठते हैं लोग, मिलने आते हैं। तो बेसिकली पूरा दिन इसी में व्यस्त रहता है और जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ना पसंद करती हूँ ताकि देश हित की, समाज हित की और पूरे वर्ल्ड वाइड हमें नॉलेज रहे, क्योंकि नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। अगर मैं अपना जो परम कर्तव्य है वो यही समझती हूँ, जागरूकता लाना। लोग अगर जागरूक होंगे, उन्हें नॉलेज होगी, उन्हें पता होगा, तो अपने आप वो सही डिसीजन ले सकेंगे। एक नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि भाई जब कोई व्यक्ति नेता बन जाता है, जब लोगों के बीच में जाता है, कार्यक्रम करता है या चुनाव लड़ता है, तो उसको किन किन चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ता है? और आपके सामने क्या चुनौतियाँ रही थी जो आपने पूरे टाइम जो है उस इलेक्शन के दौर में आपने फेस की? चुनौतियाँ तो ऐसे कुछ नहीं थी जो मेरे को ऐसे लगे कि मेरे लिए कोई चुनौती की बात है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि जो लोग राजनीति में आते हैं या जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनको लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कैसे कर सकें,
कि उनसे पैसे कैसे लें, उनको ये बोल के कि हमारे इतने वोट हैं, हमें इतने पैसे दो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था इलेक्शन के टाइम? आपके पास भी लोग आए हो इकट्ठा होकर, संजना जी हमारे पास 1500 वोट हैं, अगर आपको ये चाहिए तो 5 लाख रुपए दे देना? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है सबको मेरे विचार बहुत क्लियरली पता थे कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। और लेकिन ये सिर्फ मैं वोट बेचने की बात नहीं करी, मैं ये वैसे भी बात कर रही हूँ कि हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, सभी अन्य पार्टियों से लोगों को बुलाकर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और सबको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपके साथ लगेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप अगर किसी से कोई दान दक्षिणा लेना भी चाहते हैं तो वो उसकी इच्छा अनुसार लेनी चाहिए, उस पर कोई दबाव बनाकर या ये सोच के कि अरे ये तो इनको तो वोटों की ज़रूरत है तो हम इनसे पैसे कैसे ऐंठ लें, वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर आपने अपना वोट बेच दिया तो आपने अपना ज़मीर बेच दिया, और जो लोग अपना वोट बेचते हैं वो आगे जाके उस सरकार से कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने उन्हें वोट नहीं दिया है, उन्होंने आपका वोट खरीदा है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ, और जनहित में अगर हम जनता से उनकी शक्ति छीन लेंगे, अगर उनकी वोटिंग राइट छीन लेंगे, तो हमारा जो देश है वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। इलेक्शन के दौरान हम लोग क्या देखते हैं, हमारे देश और प्रदेश के अंदर शराब बांटी जाती है नेताओं के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, ये जो नेता शराब बांटते हैं या और किसी चीज़ का जालसा देकर वोट खरीदते हैं, पैसे की तो आपने बात की, लेकिन और भी बहुत से तरीके जिनसे वोट खरीदे जा सकते हैं? जैसा कि आपने अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा था कि जो लड़कियां हैं वो सही मतलब सिर्फ एक लाइक के लिए या फॉलोअर्स के लिए कुछ ऐसे अभद्र काम करती हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन उनको वो लाइक्स मिल रहे हैं, उनको वो फॉलोअर्स मिल रहे हैं। वही सेम चीज़ नेताओं के साथ है, उन्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए। उनके वो शराब बांटने से उनका पूरा, जिस घर में वो शराब जा रही है उस घर को तबाह करने का काम वो पर्सनली कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ हमें शराब मिल गई अब हम इसे वोट देंगे। तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है, और मैं दोनों ही चीज़ को गलत मानती हूँ। आज के समय में बहन बेटियों की अगर बात करें या महिलाओं की बात करें, बहुत सी महिलाएं या बहन बेटियां ऐसी हैं जो देश प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हैं। और आजकल हम देखते भी हैं, अभी जो अपना भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भी हमने देखा कि भाई 2 महिला कर्नल जो हैं अपने देश के लिए अपनी सेवा दे रही हैं। तो जो महिलाएं या बहन बेटियां कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो, या फिर जो एक परंपरा हमारे प्रदेश में कि भाई बहन बेटियों को जो है 10वीं 12वीं करने के बाद जो शादी कर देनी चाहिए उनको ज्यादा दिन घर नहीं रखना चाहिए अपने, क्योंकि पर्दे तक की जो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सीधी भाषा में बहन बेटियों को सीमित रखा जाता है। लेकिन जिनमें वाकई कुछ जज्बा है, कुछ कर दिखाने का, मन मिट जाने का, देश प्रदेश के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, उन माता पिताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश उनको देना चाहेंगे कि भाई वो अपने बच्चों की कला को, उनके हुनर को, उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं पहचाने और उनको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो था नहीं, अभी भी चल रहा है, और बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हमें इस दौर में ये देखना पड़ रहा है कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनको अपने परिवारों को छोड़ के हमारी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। दुख भरा सिचुएशन है इस समय कि हम लोग आराम से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, अपने घरों में सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमारे देश के जवान निरंतर 7 मई से अब आज 9 मई है, अभी तक वो लोग निरंतर अपनी सरहद पे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रूल एंड रेगुलेशंस या जो नोटिस सरकार के द्वारा जारी किए गए युद्ध के दौरान के, क्या हम सबका हमें पालन करना चाहिए? क्योंकि बहुत से वीडियोस हमने देखे कि भाई ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है ऐसा, ये लोगों को कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की साजिश सरकार द्वारा की जा रही है। मेरा ये मानना है कि अभी हमें इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए।
अभी जो सिचुएशन है वो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें जो आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनकी भी जान जा रही है। जो हमारे सेना वाले लोग हैं, जो नेवी है, एयरफोर्स है, जो आर्मी है, उनकी भी जानें जा रही हैं। और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है उसमें हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला कि हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स कुछ इन्वॉल्व नहीं है। हम सब इंडियंस हैं और हम सब चाहते हैं कि पीसफुली हम लोग रहें बिना किसी वॉर के डर से। दूसरा कि फेक न्यूज़ से बचते रहें। जो गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं या गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उन्हीं पे विश्वास करें, उन्हीं की न्यूज़ पर विश्वास रखें। और तीसरा, किसी भी तरीके के जो डर का माहौल बना दिया जाता है या जो अफवाहों का माहौल होता है, उन सारी चीज़ों से बच के रहें। अपने घरों में रहें, ट्रैवलिंग अवॉइड करें, दूसरे देशों में जाना, एयर ट्रैवल्स अवॉइड करें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और सेंसिटिव है। इस टाइम पे हमें एकजुट होकर यूनिटी के साथ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है जो ये युद्ध चल रहा है इससे क्या कुछ नुकसान जो है हमारे देश को देखने को मिलेंगे? सबसे पहला नुकसान तो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। और मेरा ये मानना है कि इंसानियत का नुकसान दोनों जगह पे हो रहा है। इसको हम लोग अगर चुप रह जाएं तो इसको बड़प्पन नहीं कहा जाएगा, इसे ये कहा जाएगा कि हम कमज़ोर हैं। तो हम चुप नहीं रह सकते, हमें बराबरी की टक्कर करनी पड़ेगी। आपको दूसरा, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपको नहीं लगता जो पीओके का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा संवेदनशील है कि भाई दोनों देशों के आप नेताओं को या जो बड़े स्तर के जो मंत्री हैं उनको आपस में बैठकर इसको सुलझाना चाहिए कि भाई, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि भाई अब उस जगह पे हमला हो गया, अब उस जगह पे हमला हो गया, तो कहीं ना कहीं बैठ के इन चीजों का समाधान दोनों देशों को नहीं करना चाहिए? बैठ के अगर समाधान हो सकता तो फिर वही होता। अभी भी जो सिचुएशन थी, पहलगांव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लोग हनीमून बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। कश्मीर की वादियों का जो है लुत्फ़ उठाने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं। और वहाँ पे उन इनोसेंट लोगों का मार के, उनका जो हमला करके उनका जीवन नष्ट कर दिया, वो परिवार बर्बाद कर दिए, उनकी क्या गलती थी? इसके बाद भी बोला गया कि ये जो हुआ ये टेररिस्ट ग्रुप्स ने किया। वो टेररिस्ट ग्रुप्स ने आगे बढ़ के बोला कि हाँ, हम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो क्यों उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया? तब जाके इंडिया के जो मुझे लगता है बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स जिन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम्स इंडिया पे हमले करे हैं, उन्होंने उन टेररिस्ट ग्रुप्स को, उनके जो एरियाज़ था, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पर टारगेटेड अटैक किया था, जहां पर किसी भी सिविलियन का, किसी भी आर्मी का, किसी भी पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं था। सिर्फ वो टेररिस्ट ग्रुप्स को कैप्चर करने के लिए वो टारगेटेड हमला था। लेकिन इस चीज़ को अलग तरीके से उन्होंने लिया और उसके बाद वॉर स्टार्ट पहले भी पाकिस्तान ने करी थी और अब भी जो है हवा देने का काम पाकिस्तान ही कर रहा है। हम पहले भी कह रहे थे कि हम सहेंगे नहीं। अब वो इंडिया नहीं रहा कि हम लोग सह जाएं या बड़प्पन दिखाएं। अब हम लोग बराबरी का जवाब देंगे। सीधी भाषा में कहे तो पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और अभी जो सिचुएशन है वो यही है। अभी आप कई न्यूज़ चैनल्स पे, अब मेरे को इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन कहीं जगह पे ये बताया जा रहा है कि सिरसा में हमला हो गया, दिल्ली पे हमला हो गया और हमारी जो एंटी मिसाइल्स हैं उन्होंने उस चीज़ को रोक लिया। अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होते तो हमारी कितनी तबाही हो जाती। तो इस वॉर में हमारे रिसोर्सेज तो डिप्लीट हो ही रहे हैं, हमारे देश का नुकसान ये तो हो ही रहा है। दूसरा, हमारी जानों का, हमारे देशवासियों की जान जो है उनका भी नुकसान हो रहा है। और साथ ही एक मेंटल हिस्टीरिया सबके मन में है ही कि क्या, अब क्या, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो डिफेंस वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर वॉर भी करना चाहेंगे। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो हम सभी को पता है कि जापान में क्या हुआ था।
हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर वॉर हुई थी, उनकी नस्लें खराब हो गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ दोनों देशों को समझनी चाहिए। और इधर भी हमारे देश ने यही बोला था कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो संजना जी, आखिरी में जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। आगे जाके संजना सातरोड का मकसद क्या है? क्या संजना सातरोड का जो सपना है और कैसे वो उनको साकार करेंगी? क्या आपने कोई ऐसा मोटो सोचा हुआ अपनी लाइफ में कि भाई और कुछ करूं या ना करूं, लेकिन ये काम जरूर करना, चाहे कुछ हो जाए? तो बचपन से मेरा एक ही मोटो है, वो है जनहित के कार्य करना, जन सेवा करना, लोगों तक उनके हक पहुंचाना और वो सारे काम करना जिससे मेरा देश आगे बढ़े। एक देशभक्त का सबसे बड़ा मोटो यही होता है कि उसके देश का नाम हो। तो मैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से या आगे चल के अगर कोई पद मिलता है तो उसके माध्यम से अपने देश का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ जहाँ पे भी मैं रहूँ वहाँ पे जो लोग हैं वो खुश रहें, किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें, जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनके लिए वो उन तक पहुँचें, जो उनके हक हैं वो उन्हें पता हों, जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें पता हों, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें पता हों। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है और स्पेशली हरियाणा में तो काबिलियत की भी कमी नहीं है। तो अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो वर्ल्ड नंबर 1 तो हम हैं ही। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन से एक ही मोटो है, वो है जन सेवा। वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, आगे भी करूँगी। और जन सेवा को इफ़ेक्टिवली करने का जो एक मंच है वो है राजनीति। संजना जी, आपको क्या किसी चीज का शौक है जो आप अपनी लाइफ में रखते हो, अपने लाइफस्टाइल में रखा हुआ आपने कोई शौक? हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुझे कुछ भी मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में मैं पढ़ना प्रेफर करती हूँ। जैसे अगर न्यूज़ भी अगर मैं टीवी पे देखने के बजाय उसको रीड करना पसंद करूँगी। एक मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक़ है। अभी भी खेलते हैं? हाँ, कई बार होता है मैं खेलने चली जाती हूँ। वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। कॉलेज में, स्कूल में तो मैं बहुत एक्टिवली खेलती थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम भी कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं वो करना पसंद करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने हमें इतना कीमती समय दिया। मुद्दे और टॉपिक काफ़ी ऐसे बच गए जो हम खुद चाहते थे डिस्कस करना, लेकिन टाइम की जो है अभी थोड़ी सी कमी है क्योंकि आपको भी आगे प्रोग्रामों में जाना है। तो आई होप कि इन फ्यूचर जो है हमें दोबारा टाइम मिलेगा आपसे और गहनता से चर्चा करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद। तो भाई, आप सबको संजना सातरोड जी की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी वो आप हमें एक सभ्य कमेंट के द्वारा आप अपनी राय ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।